बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। है तो ये बड़ा इजी सा टॉपिक, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं है, बट जाहिर सी बात है जो लेक्चर वाला पार्ट है अगर वो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो फिर आगे कोई मसला होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, नॉर्मली कोई भी एक बिजनेस होता है, वो करता क्या है? वो जाहिर सी बात है या तो कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा होगा या फिर सर्विसेज या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट? ये बिजनेस करता क्या है? ये बिजनेस जब भी ट्रेडिंग करता है या जब भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो जाहिर सी बात है इसके पास पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। अब होता ये है कि जो बिजनेस है ना ये एक बैंक अकाउंट खोल लेता है। अब जब ये बैंक अकाउंट खोलता है ना तो जो भी इसकी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैंक के थ्रू करता है, यानी कि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट में जा रहा है, पैसा निकाल रहा है तो बैंक अकाउंट से निकाल रहा है। यानी कि ये क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट को यूज करता है पैसे आते हुए और जाते हुए। अच्छा जी, जब ये बिजनेस अपना बैंक अकाउंट खोलता है तो कहा यह जाता है कि इस बिजनेस के लिए ये जो आपका बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट एक एसेट है। ये क्या है? एक एसेट है। डन हो गई बात। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो जो बैंक होता है, जो इटसेल्फ बैंक होता है, इट कैन बी एनी बैंक। इसका मतलब जब एक बिजनेस ने बैंक के अंदर अकाउंट खोला तो इसका मतलब बैंक ये बोलेगा कि एक बिजनेस का बैंक अकाउंट खुल गया है हमारे बैंक के अंदर। ऐसा ही होगा, एक बैंक अकाउंट खुल गया है एक बिजनेस का हमारे बैंक के अंदर, बैंक ये बात करेगा। और बैंक इस अकाउंट को, इस बिजनेस के अकाउंट को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेगा। मतलब इस बात का क्या है कि जब मैं, यानी कि बिजनेस जब बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा तो मैं बोलूंगा वो जो पैसा मेरा बैंक में रखा हुआ है वो मेरा एसेट है। वेयर एज बैंक ये बोलेगा कि वलीद ने जो बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया, जो मुझे पैसा दिया है, वो मेरे पास वलीद का उधार का पैसा है, तो देयरफॉर बैंक बोलेगा मेरे लिए ये लायबिलिटी है, और वलीद बोल रहा होगा कि उसके लिए ये क्या है? एक एसेट है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। वलीद क्या करता है? वलीद बैंक के अंदर पैसे जमा करवाता है। अब बैंक ये बोलता है कि यार वलीद ने ये पैसे जमा करवाए, ये वलीद के पैसे, मेरे अपने पैसे नहीं है, तो आई विल ट्रीट, बैंक सेज आई विल ट्रीट दिस पैसा एज अ लायबिलिटी। वेयर एज वलीद विल से कि यार ये मेरा अपना पैसा है जो उसके पास रखा हुआ है बैंक वाले के पास, सो आई विल ट्रीट दिस पैसा एज अ एसेट, एज एन एसेट। अच्छा जी, अब हमें इतनी मोटी मोटी बात तो समझ आ गई कि बिजनेस के लिए जो बैंक अकाउंट है वो एक एसेट है, और बैंक के लिए जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो एक लायबिलिटी है। डन। अच्छा, अब यूजुअली बिजनेस करता क्या है? बिजनेस जो होता है ना, अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस को, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है अपने पास। यानी कि बिजनेस क्या करता है? बिजनेस एक कैश बुक बना लेता है। क्या कर लेता है? एक कैश बुक बना लेता है। अब कैश बुक के अंदर दो टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं यूजुअली, या तो जो कैश पे हुई हो या जो बैंक के थ्रू हुई हो। अब यहां पे जो मैं बात करूंगा ना वो खाली बैंक से रिलेटेड बात करूंगा, यानी कि बैंक कॉलम के बारे में बात करूंगा कैश बुक के। अब आप लोग कैश बुक अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अपनी बेसिक अकाउंटिंग के अंदर बेसिक कैश बुक बनाने आपको आती है, जो 3 कॉलम बनती थी। डेबिट साइड के ऊपर डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक, क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव, कैश एंड बैंक। ये आपकी एक बेसिक कैश बुक होती थी। उस कैश बुक से मैंने सिर्फ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की बाहर निकाल के यहाँ पे रखी। अब यूजुअली बिजनेस की प्रैक्टिस क्या होती है? बिजनेस ये बोलता है कि जब भी मैं बैंक के अंदर पैसे जमा करवाऊंगा तो बैंक में मैं अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लूंगा उसको डेबिट साइड पे। फिर दोबारा वो बोलता है बिजनेस के, यार अगर मैं दोबारा पैसे जमा करवाऊंगा मैं दोबारा किधर रिकॉर्ड कर लूंगा? डेबिट साइड के ऊपर। और अगर मैं बैंक से पैसे निकालूंगा तो मैं किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? अपनी क्रेडिट साइड के ऊपर। वाई? बिकॉज जब मैं पैसे बैंक में रखवा रहा हूं तो मेरा एसेट बढ़ रहा है, और जब मैं पैसे बैंक से निकाल रहा हूं तो मेरा एसेट कम हो रहा है। ऐसा ही होगा ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार बैंक वाला किस तरीके से इसको ट्रीट करता है, तो बैंक क्या बोलता है कि भाई ये जो बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं,
बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने पास डेटा मेंटेन करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको बैंक कहता है बैंक स्टेटमेंट। अभी जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, ये बड़ी सिंपल सी होती है। इसके अंदर ये बेसिकली दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, और एक बैलेंस होता है। ये इस तरीके से बनती है। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले 1,000 रुपए बैंक में जमा करवाए थे। तो मैंने बोला कि यार मेरा एसेट बढ़ गया, और जैसे ये पैसे बैंक में जमा हुए तो बैंक बोलेगा मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो बैंक विल रिकॉर्ड दिस 1,000 ऑन द क्रेडिट साइड। किस साइड पे रिकॉर्ड करेगा? ऑन द क्रेडिट साइड। बैंक बोलेगा उसकी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। उसूलन तो ये मेरे बैंक में पैसा आया है, जमा हुआ है, लेकिन मेरे बैंक में जमा हुआ है। बैंक के प्रोस्पेक्टिव से अगर तुम सोचोगे तो बैंक के लिए ये क्या है? एक लायबिलिटी है। तो यहां पे बैलेंस में शो हो रहा होगा कि भाई आपका जो बैलेंस है, बैंक बोल रहा होगा आपका जो बैलेंस है 1,000 का, वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक हो गया? क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? कि भाई बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए रखे हुए हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ये शो कर रहा होगा कि बैंक के ऊपर तुम्हारा कोई उधार है। हाँ, मतलब बैंक के पास तुम्हारे कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो तुम उसको बोलोगे ये मेरे अपने पैसे हैं, तो तुम उसको एज एन एसेट ट्रीट कर रहे होगे, वेर एज बैंक तुम्हारे पैसे को एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा होगा। फिर तुमने दोबारा से क्या किया? तुमने दोबारा से 1,000 रुपए जमा करवा दिए, तो बैंक विल रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड अगेन, एंड बैंक विल से कि नाउ द बैलेंस इज 2,000 क्रेडिट। इसका मतलब वलीद भाई आपके अकाउंट के अंदर 2,000 रुपए रखे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये होता है कि भाई आपने लेट सपोज कुछ पैसे निकाल लिए, लेट सपोज 500 रुपए। अब जैसे ही तुम बैंक से 500 रुपए निकालोगे ना, तुम्हारा एसेट कम होगा, और बैंक बोलेगा यार वलीद के पहले मेरे पास 2,000 रखे थे, उसने 500 निकाल लिए, तो लायबिलिटी 500 रुपए से कम हो गई। तो बैंक विल रिकॉर्ड दिस ऑन द डेबिट साइड। बैंक विल रिकॉर्ड दिस ऑन द डेबिट साइड। बैंक बोलेगा वलीद ने 500 रुपए निकाल लिए, और अब वलीद का बैलेंस बचता है 1,500 रुपए क्रेडिट। नाउ अगर मंथ एंड हो जाता है इन ट्रांजेक्शन्स को करते हुए, और ये हमारा मंथ एंड हुआ, तो मंथ एंड के ऊपर मेरी जो कैश बुक होगी उसका जो बैलेंस होगा वो कितना बन रहा होगा? उसका बैलेंस बन रहा होगा 1,500। अगर तुम इसका बैलेंस सीडी निकालो तो बैलेंस सीडी कितना बन रहा होगा? 1,500। और इसी तरीके से अगर तुम बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस देखो तो कितना शो हो रहा है? 1,500। क्योंकि जो बातें मैं अपने पास रिकॉर्ड करता हूं, बैंक भी वही अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन मैं अपने पास जो चीजें रिकॉर्ड करता हूं वो ये मान के करता हूं कि ये मेरा एसेट का अकाउंट है। लेकिन बैंक किस तरीके से रिकॉर्ड करता है? बैंक भी वही सारी बातें रिकॉर्ड करेगा, लेकिन ये मान के करेगा कि ये एक लायबिलिटी का अकाउंट है, क्योंकि जब चाहेगा वलीद ये पैसे उठा के लेके चला जाएगा। क्योंकि मैं तो खाली एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने तो उसको एक सिक्योरिटी देने के लिए मैंने एक बैंक खोला हुआ है, और उसके ऊपर मैं कुछ चार्जेस लेता हूं उसके, लेकिन उसका पैसा है ये वाली बात, समझ रहे? अब एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के आखिर में मेरी कैश बुक का बैलेंस मेरी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स मैं रिकॉर्ड करता हूं वही सेम ट्रांजेक्शन्स बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो भाई जो मेरा बैलेंस है वही बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी शो होना चाहिए। तो अगर तुम्हारी कैश बुक का बैलेंस तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर शो हो जाए एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इस टॉपिक को पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्योंकि यहां पे होगा ये कि जो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस होगा वो तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर नहीं होगा। देयर फोर एक नीड पैदा हो जाएगी रिकंसिलिएशन करने की, रिकंसाइल करने की, ये जानने की कि यार जब जो कुछ होता है हम दोनों के दरमियान वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे के अंदर रिकॉर्ड होता है, तो ऐसी क्या वजूहात रही, ऐसे क्या रीजंस रहे जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर नहीं आ रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम, या कैश बुक का बैलेंस कम और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा, ये तो कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि ये दोनों जो बैलेंसेस हैं, ये जो दोनों बैलेंसेस हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, और वहां नीड पैदा हो जाएगी क्या करने की? रिकंसिलिएशन करने की। अब ऐसा क्या वजह रहती है, ऐसे क्या रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस मेरी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर नहीं होता? वो रीजंस क्या है, वो वजह क्या है, वो मसले क्या है? तो वो दो टाइप के मसले होते हैं। नंबर वन, आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट
इन कैश बुक। कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जो बैंक ने बनाई है। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक बनाता है। बट वो आइटम्स आपकी कैश बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, यानी कि आपकी बुक्स के अंदर, वलीद की बुक्स के अंदर वो शो नहीं हो रहे होंगे वो आइटम्स। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो आइटम्स जो तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, लेकिन तुम्हारी कैश बुक के अंदर वो आइटम्स नहीं है। इस टाइप के आइटम्स को हम कहेंगे आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट में तो होंगे, यहां पे रिकॉर्ड हुए हुए होंगे, लेकिन यहां पे रिकॉर्डेड नहीं हुए हुए होंगे, तो जिनकी वजह से इन बैलेंसेस के अंदर क्या आ रहा होगा? फर्क आ रहा होगा। और नंबर टू वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पे चलते हैं अपनी, और अब थ्योरी पढ़ते हैं जरा। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी देखें तो सबसे पहले बोलता है व्हेन the business deposits money into the business bank account, it is an asset for the business which the business will record on the debit side of the bank account। सिंपल सी बात हो गई कि भाई जब भी बिजनेस जो है वो डिपॉजिट करेगा पैसा बैंक के अंदर, यानी बैंक अकाउंट के अंदर, तो बिजनेस बोलेगा ये मेरा क्या है? एसेट है। और वो उसको किस साइड पे रिकॉर्ड करेगा? ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, जब भी बिजनेस पैसा डिपॉजिट करेगा बैंक के अंदर तो वो रिकॉर्ड करेगा ये मेरा अपना पैसा है, ये मेरा एसेट है, एंड विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। आगे आ जाए सर। आगे बोला जाता है ये डेबिट साइड। ठीक है, एट द सेम टाइम the same amount will be a liability for the bank, and hence the bank will record it on the credit side of their payable account which is our individual account in their books। अब बैंक क्या करेगा? बैंक जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट बनाएगा और यहाँ पे वो हमारा एक अकाउंट खोल देगा, लेट सपोज डब्ल्यू के लिमिटेड के नाम से। और जब भी मैं पैसे कोई जमा करवाऊंगा तो बैंक विल रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज बैंक बोलेगा ये मेरा पेबल अकाउंट है, बैंक बोलेगा ये मेरा लाइबिलिटी है, बैंक बोलेगा ये वलीद का पैसा है, तो मेरे ऊपर ये उधार है। अब यहाँ पे भी उसने ये बोला एट द सेम टाइम the same amount will be a liability for the bank, and hence the bank will record it on the credit side। किस साइड पे रिकॉर्ड करेगा? on the credit side। bank will record it on the credit side। आगे सुनिएगा जरा। of their account of payable which is our individual account in their book। our individual account मतलब हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होगा उनकी बुक्स के अंदर। किनकी बुक्स के अंदर? बैंक की बुक के अंदर। तो जो ये बैंक स्टेटमेंट बनती है ना, ये बैंक स्टेटमेंट मेरे बिजनेस के अकाउंट की बन रही होगी, तो बैंक बोलेगा ये तुम्हारा इंडिविजुअल पेबल अकाउंट है, ये लो तुम्हारी डिटेल्स। बैंक क्या करता है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ एक बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और फिर हमें वो डिलीवर करवा देता है बैंक स्टेटमेंट। क्लियर? अच्छा भाई, हमारे बिजनेस के अंदर वो पहुंच जाती है बैंक स्टेटमेंट। अब आगे सुने जरा। आगे बोलता है every transaction there or between the business and the bank will be recorded by the business in its cash book and by the bank in its बैंक स्टेटमेंट। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, एवरी ट्रांजेक्शन्स, जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगी बिजनेस और बैंक के दरमियान, बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा कैश बुक के अंदर और बैंक उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। बिजनेस उसको रिकॉर्ड करेगा अपनी कैश बुक के अंदर और बैंक उसको रिकॉर्ड करेगा अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अब आगे सुने। हेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू द बैंक बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। ये बात तो सच है कि भाई फिर इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि जब हर महीना एंड हो तो जो आपका बैंक बैलेंस है आपकी कैश बुक के अंदर वो इक्वल होना चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर, यानी कि जो आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करोगे। हाँ, यानी कि ऐसे ये दोनों सेम होने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली this is not usually the case। Therefore there is a need to reconcile in the cash book prepared by the business with the bank statement prepared by the bank। यानी कि फिर यहाँ पे क्या नीड पैदा हो जाएगी? रिकंसाइल करने की नीड पैदा हो जाएगी। और क्या रिकंसाइल करोगे? ये रिकंसाइल करोगे, ये चेक करोगे कि यार हमारी कैश बुक का बैलेंस हमारी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर क्यों नहीं है, जबकि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वही बैंक भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? why is there a difference between the cash book balance and the बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, यानी कि इन दोनों के बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस क्यों होता है? सो ये दो रीजंस की वजह से होता है। नॉर्मली द डिफरेंस इन द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट आर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज
or what the other party, bank or business has been doing. The difference may be due to two reasons which are as follows. Number one, items in the bank statement but not in the कैश बुक, और इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर भी चुके हैं. नंबर वन, आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक. अब ये कौन से आइटम्स होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट में तो होते हैं लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं होते? तो मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि भाई जो भी आपकी बैंक कैश बुक का बैलेंस होगा ना, अब लेट सपोज ये कैश बुक का बैलेंस है 1500. सो ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये मैं कवर करूंगा या ये मैं सही करूंगा अपनी कैश बुक बनाते हुए. क्या बनाते हुए? एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपडेटेड कैश बुक. अब आप सुनिएगा जरा, अपडेटेड कैश बुक यानी कि मैं क्या करूंगा, अपडेटेड कैश बुक बनाऊंगा. क्यों? वजह यह है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो इसका मतलब आई नीड टू अपडेट दोज आइटम्स इन माय कैश बुक एज वेल, बिकॉज मुझे इवेंचुअली एट द एंड कहां पहुंचना है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर पहुंचना है. अच्छा, यूजुअली आपने इसको दिमाग में रखना है कि बैंक ने हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी होगी जो बैंक के पास आया होगा, और आपसे कुछ चीजें हो सकता है कि वो मिस आउट हो गई हो. वो कौन सी चीजें होंगी मैं आपको बता देता हूं. बट जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं, जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं और तुम्हारी कैश बुक में नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल अपडेट द कैश बुक. ये जो तुम कैश बुक बना रहे थे ना, ये जो कैश बुक तुम्हारे बिजनेस ने पूरे मंथ की बनाई ना, इस पूरे मंथ की कैश बुक को बिजनेस क्या करेगा, अपडेट कर लेगा. अपडेट करने का मतलब क्या है, वो आइटम्स जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं, वो आइटम्स जो बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में नजर नहीं आ रहे, उन आइटम्स को वो इस कैश बुक के अंदर अपडेट कर लेगा. इस वजह से इसको कहा जाता है अपडेटेड कैश बुक, या फिर इसको प्यार से एडजस्टेड कैश बुक भी कह सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम इसको अपडेटेड कैश बुक कहते हैं. आपका एग्जामिनर भी बोलता है प्रिपेयर अपडेटेड कैश. डन हो गई बात. अब एक चीज याद रखिएगा कि अकाउंटिंग के अंदर आप तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस आपके पास मौजूद ना हो. यह बात याद रखिए, जब तक किसी ट्रांजैक्शन का एविडेंस मौजूद नहीं है आप उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. यू नीड एविडेंस फर्स्ट टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट यू नीड एविडेंस. अब ये कौन से आइटम्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं. ये नंबर 2 अभी हम बाद में जाके देखेंगे, ये बात की बात है. अभी हम पहले नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी कि आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक. द आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक. ठीक है जी, ये कौन से आइटम्स होंगे जरा सुनिएगा. नंबर 1, स्टैंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? देखो यार, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ना, बड़ी सिंपल सी चीज है. मैं थोड़ा परेशान था एक चीज को लेके कि यार मुझे ना एक दो जगहों के रेंट्स पे करने होते थे और वो रेंट्स में पे टाइमली नहीं कर पाता था, मैं भूल जाता था. अब वो जाहिर सी बात है, वो बेचारे फोन करते थे कि सर आपका अभी तक वो रेंट नहीं आया, प्लीज पे कर दें. बोलता अरे यार मेरे जहन से निकल गया, मैं आपको अभी कर देता हूँ. फिर मैं उसी वक्त ही फौरन फौरन को कर दिया करता था. एक बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ था. मैंने जाके बैंक वाले को बोला, मेरा दोस्त भी था, मैंने उसको बोला यार एक मसला है, मैं बार बार जो ये रेंट है ना इसको पे करना भूल जाता हूँ और उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता कोई फोन करे बेचारा, वो मुझसे रिक्वेस्ट ही करते हैं वो, लेकिन मैं क्या करूं. उसने बोला यार देखो मेरे पास एक फैसिलिटी है और वो फैसिलिटी ये है कि मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट से खुद एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट निकाला करूंगा. लेट सपोज तुम्हारा रेंट है 5 लाख रुपए का, तो मैं 5 लाख रुपए एक फिक्स अमाउंट तुम्हारे अकाउंट से निकाला करूंगा और एक फिक्स डेट को निकाला करूंगा. यानी कि हर पहली तारीख या दूसरी तारीख जो भी तुम्हारी रेंट की डेट है मुझे वो बता देना, मैं वो उस डेट को 5 लाख रुपए तुम्हारे बैंक से खुद ब खुद ही निकाला करूंगा. और जिस बंदे के अकाउंट में वो पैसे तुमने जमा करवाने होते हैं ना, मैं उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया करूंगा हर महीने. मैंने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है. इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट विच इज 5 लाख, एक फिक्स्ड डेट को विच इज फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एक फिक्स अकाउंट के अंदर. यानी कि उस बंदे का अकाउंट, एक फिक्स्ड अकाउंट का मतलब क्या है, एक फिक्स अकाउंट, उसी अकाउंट में जाएंगे पैसे और कहीं और नहीं जाएंगे. ये तो एक फिक्स अकाउंट के अंदर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है उसके अकाउंट के अंदर ये पैसे खुद ब खुद ही ट्रांसफर हो जाया करेंगे. दिस सर्विस इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर. इस सर्विस को क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्विस कहा जाता है. इसमें 3 चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है. एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड डेट को एक फिक्स्ड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है और इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. अब अगर तुम यहां पे देखो तो इसको जरा पढ़ते हैं. व्हेन द बिजनेस इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफर अ फिक्स्ड अमाउंट, नंबर 1, ऑफ मनी ऑन अ फिक्स्ड डेट, नंबर 2,
टू अ फिक्स्ड पर्सन अकाउंट। नंबर 3, तीन बातें क्लियर हो गई। इट इज रेफर्ड टू एज स्टैंडिंग ऑर्डर। इट इज immediately recorded by the bank but will only be recorded by the business once the bank statement will be received। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये पैसा बैंक काट के खुद ब खुद ही अपने आपके बैंक अकाउंट से काट के और आपके जिस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर करने थे उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अब होगा ये कि हमें ये बात कब पता लगेगी? हमें ये बात तब पता लगेगी जब बैंक स्टेटमेंट मिलेगी। और बैंक स्टेटमेंट कब आती है हमारे पास? जब ये महीना एंड हो जाएगा। लेट सपोज अब ये कोई भी मंथ ले लेते हैं, लेट सपोज दिस इज द मंथ ऑफ जनवरी। तो अगर ये जनवरी का महीना है तो जनवरी के मंथ जब एंड होगा 31 जनवरी हो जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फरवरी को मुझे बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। महीना कंप्लीट होने के बाद ही रिसीव होगी ना बैंक स्टेटमेंट। तब ये बात मुझे पता लगेगी कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकल के और कहां चले गए हैं? लैंडलॉर्ड के अकाउंट के अंदर चले गए हैं, रेंट पे हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक ने पैसे निकाले, बैंक ने ट्रांसफर करे, बैंक को तो ये बात पता है, बैंक ने तो अपने पास इस बात को रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन मुझे ये बात नहीं पता लगी। मुझे ये बात कब पता लगेगी? ये बात मुझे तब पता लगेगी जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी मुझे। जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी मुझे। तो सर आपको पता तो था कि हर पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल के स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम पे और दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे, तो आपने खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड किया इसको? पहले से आप रिकॉर्ड कर लेते, आप बैंक स्टेटमेंट का वेट क्यों कर रहे थे? तो अभी इस बात को पढ़ाने से पहले मैंने बात क्लियर की कि जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं होगा तब तक आई कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन। तब तक मैं कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। नाउ बैंक स्टेटमेंट आ गई, ये मुझे बता रही है बैंक स्टेटमेंट के भाई ये पैसा उठा के ट्रांसफर कर दिया गया है। नाउ आई नो, now I have the evidence that the amount has been transferred to someone's account, to the landlord's account. Therefore I cannot I can now record this transaction. But before it, I was not able to record it because there was no evidence related to the transaction being made between two parties. वो किसके दरमियान ट्रांजेक्शन हुई थी? बैंक और लैंडलॉर्ड के दरमियान। पैसे मेरे कटे लेकिन बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, लैंडलॉर्ड के पास पैसे चले गए, उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा। मुझे ये बात कब पता लगेगी? जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी। तो जैसे ही मुझे बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई तो मैं क्या करूंगा? आई विल अपडेट द कैश बुक। आई विल अपडेट द कैश बुक। नाउ मुझे ये बताओ, स्टैंडिंग ऑर्डर की वजह से पैसा आया है या गया है? सबसे पहले तो ये क्लियर करेंगे। सर स्टैंडिंग ऑर्डर में आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल के चला गया है तो मैं इसको अपनी कैश बुक के अंदर के साइड पर रिकॉर्ड करूंगा, ऑन द क्रेडिट साइड विच इज कॉल्ड स्टैंडिंग। अच्छा, स्टैंडिंग, एक ऊपर लाइन छोड़ रहा हूं मैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। लेट्स सपोज वो कोई भी वैल्यू हो सकती थी लेकिन इसके अंदर पैसा जाएगा, आई विल अपडेट दिस। अच्छा, जब ये तुम अपडेट कैश बुक को स्टार्ट करोगे ना, तो जो तुम्हारे पास सवाल में, जो तुम्हारे पास करंटली बनी हुई एग्जिस्टिंग कैश बुक होगी, उसका जो भी सीडी बैलेंस होगा ना, वो बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन बना के लिख दोगे। लेट्स सपोज अगर सीडी क्रेडिट साइड पे था तो उसका बीडी किधर बन जाएगा? उसका बीडी इधर बन जाएगा। और अगर तुम्हारा सीडी उस साइड पे होता, डेबिट साइड पे होता, तो उसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड के ऊपर बन जाता। और ये जो बैलेंस बीडी है आपका, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता। ठीक है, ये आप अपना कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पर, वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं। डन। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर तो हमें क्लियर हो गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर में हमारे पास से पैसे चले जाएंगे। अब नंबर सेकंड आइटम, मैंने अपने उसी दोस्त यानी कि जो मेरा बैंक मैनेजर था, मैंने उसको बोला कि यार तुमने मेरे लिए बड़ी आसानी कर दी है स्टैंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटी देके। यार एक बात बताओ, मैं तो यार रेंट वगैरह भी पे नहीं कर पाता था, उसके साथ साथ जो ये बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, ये भी मैं टाइमली पे नहीं कर पाता हूँ यार, इसके लिए मैं क्या करूँ? क्योंकि तुमने बोला कि एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स डेट को एक फिक्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यार जो मेरा यूटिलिटी एक्सपेंसेस है वो फिक्स नहीं होते, वो वेरे करते हैं, वो कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। जैसे कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो सर्दियों में कम हो जाएगा और गर्मियों में वो बढ़ जाता है। मेरी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन गर्मियों में ज्यादा होती है। तो जो मेरे पास यूटिलिटी बिल्स आते हैं वो फिक्स नहीं होते, बल्कि वो सर्टेन होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, वो वेरे करते हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं? उसने बोला ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके लिए तुम्हें एक फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, और वो जो फैसिलिटी है आपकी वो कहलाती है डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी होती है ना, ये डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी क्या करती है? ये एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अकाउंट के अंदर पैसे तो ट्रांसफर कर देगी, बट जो पैसे ये ट्रांसफर करेगी ना, वो सर्टेन अमाउंट होगी, यानी कि वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगी। और जब वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होगी ना, तो ये बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट डेबिट ट्रिगर जो है वो बिजनेस के पास से ही होगा, वो बैंक उसको खुद डायरेक्ट डेबिट को ट्रिगर नहीं कर सकता। तो जो पेमेंट रिलीज की जाएगी वो एक ना एक को आपको तरीका बताएगा, या आसान कर देते हैं, वो आपको एक दफा रिमाइंडर दे देगा, सर इतना बिल आया है पे कर दूं, आप बोलोगे हाँ कर दो।
यानी बैंक आपसे डायरेक्ट डेबिट की पेमेंट करने के लिए पूछेगा एक दफा, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट करने के लिए पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बैंक को यहां पे इजाजत दी हुई थी कि भाई ये एक फिक्स अमाउंट है, ये आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। लेकिन जो डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी होती है ना, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी के अंदर जो अमाउंट होती है ना, वो सर्टेन अमाउंट होती है। इस वजह से इसको ट्रिगर करने के लिए वो आपसे जरूर पूछेगा, इस अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए आपसे वो जरूर पूछेगा पहले। ठीक है, बैंक खुद से नहीं करेगा। भाई लेट से वो 10 लाख का आपका बिजली का बिल आ गया, तो वो डायरेक्टली 10 लाख रुपए उठा के ट्रांसफर नहीं कर देगा। भाई हो सकता है आपका बिजली का बिल गलत आ गया, तो आप पहले देखोगे यार मेरा नॉर्मल बिल इतना नहीं आता था, ये तो 10 लाख रुपए का बिल दे दिया। आप जाओगे पहले बात करोगे कि जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होगा, एंड देन फिर आप अगर आपको लगता है कि भाई वो बिल एडजस्ट हो गया, तो उसके बाद आप बैंक को बोलोगे भाई ये इसकी पैसे हैं, अब आप इसको पे करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो बैंक खुद से डायरेक्टली पे कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट डेबिट के लिए बैंक आपसे एक दफा इजाजत जरूर लेगा पेमेंट करने से पहले। अच्छा, अब ये डायरेक्ट डेबिट क्या होता है? व्हेन अ बिजनेस इंस्ट्रक्ट्स बैंक टू ट्रांसफर अ सर्टेन अमाउंट, इट कैन बी 10,000 इन द अदर मंथ, इट कैन बी 12,000 एट द अदर मंथ, इट मे बी 8,000, कुछ भी हो सकती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन सेम डेट टू अ सेम पर्सन अकाउंट। ये तो दोनों बातें सेम है कि भाई यहाँ पे अमाउंट सर्टेन है खाली, बाकी डेट भी सेम रहेगी, जिस डेट को आप उसको बोलोगे, और जो अकाउंट आप उसको दोगे कि भाई लेट सपोज ABC इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट के अंदर ये पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा, वो उस अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर देगा। इट इज रेफर्ड टू एज डायरेक्ट डेबिट। इट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट विल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस वंस द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव। तो भाई इसके साथ भी क्या होगा? जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी तब मुझे पता लगेगा, हाँ भाई ये पेमेंट जो मैंने बैंक को बोली थी करने को, बैंक ने कर दी। नाउ आई हैव एविडेंस। नाउ वंस आई हैव एविडेंस, तो इसका मतलब मैं इसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे आऊंगा और मैं बोलूंगा डायरेक्ट डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो डायरेक्ट डेबिट है उसके अंदर भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है। सर डायरेक्ट डेबिट में आपके बैंक ने पैसा निकाला और आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को लेट सपोज पे कर दिया। अब जब आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को उसने पे कर दिया, तो इसका मतलब वो दो पार्टीज के दरमियान ये ट्रांजेक्शन हुई, तो बैंक को और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर था उसको तो ये बात पता है, लेकिन आपको ये बात कब पता लग रही है? जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो रही है। तो अब आप इसको रिकॉर्ड कर लें अपने पास ऑन द क्रेडिट साइड, विच विल बी नेम्ड एज डायरेक्ट डेबिट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर की शॉर्ट फॉर्म होती है SO स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर, एंड जो डायरेक्ट डेबिट होता है DD स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट डेबिट। तो ये कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कभी एग्जामिनर आपका आपसे पूछ लेगा कि यार ये जो आपके पास इसकी एब्रिविएशन है, ये आप बता दें क्या है, SO का मतलब क्या होता है, DD का मतलब क्या होता है। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, सो नंबर 2 ये हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे अपने पास। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वो नेक्स्ट आइटम, जो कि हमारा नेक्स्ट आइटम है क्रेडिट ट्रांसफर। अभी क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? भाई लेट सपोज मेरा एक कस्टमर था और उस कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जाके पैसे जमा करवा दिए। भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेरे बैंक अकाउंट होता है उनके पास, वो डायरेक्टली उसके अंदर पेमेंट जमा करवा देते हैं, और मुझे पता ही नहीं लगती ये वाली बात कि भाई उन्होंने जमा करवाई या नहीं जमा करवाई। अब अगर उन लोगों ने वहां पे पैसे जमा करवा दिए, तो मुझे तो ये बात नहीं पता लगी। तो अगर कोई कस्टमर हो आपका, लेट सपोज कोई एक बिजनेस हो, वो बिजनेस क्या करता था, ये पेंसिल सेल करता था, तो उसने किसी कस्टमर्स को ये पेंसिल सेल करी हुई थी, और वो कस्टमर ने उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जाके जमा करवा दिए। तो वो जो कस्टमर है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवा रहा है, तो अगेन ये दो डिफरेंट पार्टीज हैं। कस्टमर एक डिफरेंट पार्टी है, बैंक एक डिफरेंट पार्टी है। आपको नहीं पता लगा, आपको उसने इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब होता क्या है, जब वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता, तो दिस फैसिलिटी या दिस थिंग इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांसफर। When someone deposits money into the bank account directly without informing the business, it is referred to as credit transfer. It is immediately recorded by the bank, but will only be recorded by the business once the bank statement will be received. जाहिर सी बात है, बैंक स्टेटमेंट जब रिसीव होगी तभी तुम इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो अपने पास। अब अगर हम बात करें क्रेडिट ट्रांसफर, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है या गया है? सर आया है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी डेबिट साइड पे, क्रेडिट ट्रांसफर। क्लियर हो गई बात ये वाली? फिर उसके बाद अगला आइटम देखते हैं, नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई कभी कभी क्या होता है कि जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वो होता है बैंक होता है, वो ओवरड्राफ्ट पे चला जाता है। तो जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है ना, तो बैंक उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करता है। और जब बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करता है, तो वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे
काटता रहता है। अब ये बात तुम्हें कब पता लगेगी? जब बैंक स्टेटमेंट तुम्हें रिसीव होगी। तो व्हेन द बिजनेस विड्रॉज मोर मनी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट देन इज डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो हम अपनी बेसिक में ही पढ़ चुके हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, कि तुम्हारे बैंक में जितने पैसे थे तुम अगर उससे ज्यादा ड्रॉइंग्स कर लो, उससे ज्यादा विड्रॉ कर लो पैसा, तो जो नेगेटिव बैंक बैलेंस होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। And the bank charges interest on these overdraft facilities. Interest on overdraft is an expense for the business and is charged on daily basis for the duration for which the overdraft is taken. और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, इसको कहा जाता है ये एक एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो डेली बेसिस पे होगा, और जो अमाउंट आपके पास इस वक्त बैंक के अंदर नेगेटिव होगी उसके ऊपर अगले दिन फिर चार्ज हो जाएगा इंटरेस्ट, और फिर उस दिन जो अमाउंट आपके बैंक के अंदर नेगेटिव होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहा जाता है। इट इज इमीडिएटली टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द बैंक but will only be recorded by the business once the bank statement will be received. इसका मतलब यह है कि भाई आपका बैंक आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट काटे जा रहा था, तब आप इसको, जब आपको ये बात पता लगी कि मेरा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के कुछ पैसे कटे हैं, तो ये पैसा आया है या गया है? सर, बैंक ने ये पैसे खुद काट लिए हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के, तो आपके पास से ये पैसे कम हो गए होंगे, तो अपनी कैश बुक को अपडेट करते हुए क्रेडिट कर लीजिएगा अपडेटेड वो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बात समझ आई? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आइटम देखते हैं। अगला आइटम कौन सा है भाई? अगले आइटम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कह लो या फिर डिविडेंड्स कह लो, दोनों का मतलब सेम ही है, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स कह लें या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कह लें, ये होता क्या? देखो, कभी तुम्हारे बैंक के अंदर ना कुछ पैसे होते हैं वो काफी टाइम तक तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर पड़े रह जाते हैं, और जब तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर काफी टाइम तक पैसे पड़े रह जाते हैं ना, तो उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो अब बैंक क्या करता है, वो डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर वो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो खुद जमा करवा देता है। तो अब होता क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में तो वो इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हारी कैश बुक में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी। तो भाई ये होता क्या है, व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू the bank for a long period of time, it is subject to interest on deposit. Interest on deposit is an income for the business and is immediately taken into consideration by the bank, but will only be recorded by the business once the bank statement is received. अब इसको आप डिविडेंड्स भी कह लें, आप इसको इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कह लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये जो पैसा है ये मेरे बैंक अकाउंट में आता है, तो मैं इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड पे। इसको हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आप लोग कह सकते हैं, या इधर सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हम डिविडेंड्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गई बात? अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला आइटम देखते हैं, बैंक चार्जेस। अब ये बैंक चार्जेस क्या होते हैं भाई? बैंक इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है, स्टैंडिंग ऑर्डर, ओवरड्राफ्ट, टेलीफोन, ट्रांसफर, डेबिट कार्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अब अगर तुम देखो तो ये जो तुम्हारे बैंक चार्जेस हैं, ये बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक इन सारी फैसिलिटीज को देने के लिए कुछ चार्जेस भी लगाता है। अब जब बैंक चार्जेस लगाता है ना, तो इसका मतलब बैंक कुछ पैसे खुद से आपके बैंक अकाउंट से काट के एज अ बैंक चार्जेस अपने नाम पे रख लेगा। जैसे अब हमारे पास आज के दौर में आप अक्सर देखना, जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा तो हर साल के एंड में या हर 6 मंथ्स बाद आपके बैंक अकाउंट से क्या होता है, कुछ चार्जेस होते हैं वो कटते हैं, तो आपको मैसेजेस आते हैं कि भाई ये एसएमएस के कट गए पैसे, ये आपकी फला चीज के कट गए, ये डेबिट कार्ड के कट गए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बैंक पैसे काट लेता है। तो ये बैंक अपनी कैश स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बैंक चार्जेस हम कब रिकॉर्ड कर पाएंगे? जब हमें ये बात पता लगेगी। हमें ये बात कब पता लगेगी कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए? जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी, तब मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगा अपने पास। सो बैंक चार्जेस आर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अगेंस्ट द सर्विसेज इट प्रोवाइड टू द कस्टमर्स, एंड हेंस दीज चेंजेस वेरी एवरी मंथ डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज यूटिलाइज्ड बाय द बैंक। Hence, they are immediately taken into consideration by the bank, but will only be recorded by the business once the bank statement will be received. तो अब जब मुझे बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो गई है, so I will update the कैश बुक और मैं बैंक चार्जेस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने ये बैंक चार्जेस पे रिकॉर्ड कर लिए। नाउ नेक्स्ट आइटम देखते हैं। जो अगला आइटम है वो है डिसऑनर्ड चेक। अब ये डिसऑनर्ड चेक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई डिसऑनर्ड चेक या फिर रेफर टू ड्रॉर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको अनपेड चेक भी कहते हैं, या इसको बाउंस्ड बैक चेक भी कह सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप जो भी टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज करना चाहें। दीज आर द चेक्स रिटर्न्ड अनपेड
or are bounced back. They are immediately taken, recorded by the bank, but will only be recorded by the business once the bank statement is received. The reasons for check being dishonored are as follows. तो उसने कुछ reasons दिए हैं, लेकिन अब तुम खुद सोचो कि भाई मैंने अपनी कैश बुक में बोला कि यार मैंने चेक जमा करवाया, तो मैंने इसको किस साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ होगा? अपनी डेबिट साइड पे जब चेक जमा करवाया। आज मुझे पता लग गया कि चेक बाउंस हो गया, तो अब जब चेक बाउंस हो गया तो अनपेड चेक को मैं किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? ये पैसे मेरे बैंक में नहीं आए तो मैं किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड पे। तो अनपेड चेक किधर रिकॉर्ड हो जाएगा? अनपेड चेक, ये आपका रिकॉर्ड हो जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड। डिसऑनर्ड चेक कह सकते हैं, अनपेड चेक कह सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे आ जाए तो अब इसने ये बोला कि भाई इसके रीजंस क्या होते हैं, ऐसी वजूहात क्या होती हैं जिनकी वजह से ये मसला आ सकता है। तो भाई मसला ये आ सकता है इनसफिशिएंट फंड होने की वजह से, सिग्नेचर में अगर कोई मसला आ जाए, अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर्स अगर डिफरेंट हो, उसके अलावा ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा बातें भी लिखी हुई हैं, अगर वो बंदा मर जाए, द पर्सन हु इशूड चेक बिकम मेंटली रिटार्डेड, पागल हो जाए, द चेक इज स्टेल, इसका मतलब अगर चेक 6 महीने पुराना हो तो भी चेक कैश नहीं होता, बाउंस बैक हो जाता है। द चेक इज पोस्ट डेटेड, अगर आगे की तारीख का डेट का चेक बना हो तो वो भी रिटर्न हो जाएगा। और ओवर राइटिंग ऑन द चेक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर चेक के ऊपर ओवर राइटिंग हो जाए तो उसकी वजह से भी वो चेक रिवर्स आ जाता है, यानी जिसने जमा करवाया था उसी के पास वापस रिटर्न आ जाता है, उसके अकाउंट में पैसे जमा नहीं होते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, दीज आर द फ्यू आइटम्स विच वी डिड टुडे। और ये वो आइटम्स थे जो आपने अपनी कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड किए हुए थे लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं थे, तो आपने इसको क्या कर लिया? अपडेट कर लिया। एंड वंस you record all these items, what you need to do, you need to calculate the closing balance of your updated cash book now. ये जो तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ये बैलेंस था तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग कैश बुक थी, और फिर तुमने वो बातें भी रिकॉर्ड कर ली जो बैंक स्टेटमेंट में थी और तुम्हारे पास नहीं थी, वो तुमने अपने पास यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास इस कैश बुक से एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इस बैलेंस को कहा जाएगा बैलेंस CD, जो भी आपके पास आ रहा है, दिस बैलेंस CD will be the balance called balance as per updated cash book. इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर updated cash book. And always do remember that this balance, the balance as per updated cash book, will be recorded in the statement of financial position. यानी कि इस बैलेंस को बैलेंस शीट के अंदर शो करेगा बिजनेस, यानी कि ये जो बैलेंस आया ना, इस बैलेंस को बिजनेस कहां शो करता है? अपनी बैलेंस शीट में। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, अभी ये आगे चलेगा, अभी इसके अंदर अभी हम लोगों ने नंबर 1 आइटम्स देखे हैं, अभी तो नंबर 2 आइटम्स देखना भी बाकी है, बट अभी तक जो हम लोगों ने किया ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। डन। अब जब हम लोगों ने इतनी बात कर ली और ये सारी चीज हमारी हो गई, तो अब हम लोग सेकेंड आइटम के बारे में बात करेंगे, नंबर 2 आइटम्स in the cash book but not in bank statement. आपको पता है ये कौन से आइटम्स होते हैं? यानी कि अब हम उन आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कैश बुक में लिखे हुए थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं? ये 2 आइटम्स होते हैं जिसके अंदर नंबर 1 आइटम कहलाता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट और नंबर 2 आइटम कहलाता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब लेट सपोज आप 2 मिनट के लिए सोच के देखो व्हाट इज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि यार ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स होते क्या हैं आपके। भाई देखो, जब आप बैंक के अंदर, इसको बड़ा सिंपल कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाइड ये रखते हैं, इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाते, ये बड़ा सिंपल रखते हैं। जब आप कोई चेक उठाते हो ना और वो चेक उठा के आप बैंक में जब डिपॉजिट करवाते हो तो वो चेक जाता है क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर। अब क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि 1 से 1.5 दिन लग जाता है उसको क्लियर होने के अंदर, उसके क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, चेक क्या होता है, पहले आता है आपकी ब्रांच में जमा होता है, ब्रांच से वो आगे हेड ऑफिस जाता है, एंड देन फिर अगर किसी और बैंक का चेक है तो वो किसी और दूसरे बैंक के हेड ऑफिस जाता है, फिर वहां से क्लियरिंग होके आपकी ब्रांच के बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें 1.5 दिन 2 दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि अगर वीकेंड
वीकेंड आ गया तो फिर आपका फ्राइडे को अगर आपने शाम में चेक जमा करवाया तो फिर वो ट्यूसडे को जाके आपके पास जमा होगा, तो इसके अंदर अच्छा खासा गैप आ जाता है, क्योंकि फ्राइडे को शाम में जमा हुआ तो अब आगे नहीं जा सकता चेक, वो कब जाएगा, सैटरडे संडे छोड़ के मंडे वाले दिन वो चेक आगे ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्यूसडे वाले दिन जाके आपको पैसे मिल रहे होंगे। बात समझ आ गई? तो ये इस तरीके से होता है। अब अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि तुमने जैसे ही चेक जमा करवाया, तुम गए बैंक में और तुमने जाके चेक जमा करवा दिया। अब जरा तुम सोचना 2 मिनट के लिए, जैसे ही तुम बैंक के अंदर जाके चेक जमा करवाओगे तो तुम क्या बोलोगे? ये तुम्हारी कैश बुक बन रही थी, तुम अपनी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर लोगे? तुम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे कि भाई मैंने 1,000 रुपए का जो चेक है वो बैंक के अंदर जमा करवा दिया, 1,000 रुपए का चेक मैंने बैंक के अंदर जमा करवा दिया। लेकिन जब तुम्हें बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई उसमें 1,000 रुपए शो ही नहीं हो रहे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा चेक है ये भी क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर फंसा हुआ है, ये भी चेक क्लियर हुआ नहीं, और जब तक क्लियर चेक नहीं होगा तब तक बैंक इसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा नहीं, तो इसलिए इसको अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कहा जाता है। इसका मतलब ये वो चेक है जो भी क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर है। अब यूजुअली इन दोनों आइटम्स को सही कैसे किया जाता है, इसके लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो तुम्हारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये स्टार्ट होगी सबसे पहले तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। अब ये जो तुम्हारे पास बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक है, ये कहां से आया होगा? ये जो तुमने अपडेट कैश बुक बनाई थी इसका जो बैलेंस आया था, ये बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपने इसके अंदर करना क्या? इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले आप इसको याद करें भाई, हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि भाई लेट्स सपोज ये मिस्टर एक्स का चेक था, आप ऐसा समझ लें मिस्टर एक्स का चेक आपने बैंक के अंदर ले जाके जमा करवा दिया। लेकिन अब पता ये लगा कि भाई ये तुम्हारी कैश बुक में तो लिखा हुआ है बट ये अभी तक बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब तुम समझ गए कि ये जो चेक है जो तुमने जमा करवाया था, ये कौन सा चेक है? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। तो इसका मतलब तुमने ये अपने पास ऐड कर लिया था लेकिन बैंक में भी तक ये पैसा जमा नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे? यहां पे तुम आओगे और यहां पे आके लिखोगे लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अब ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इसको उठा के यहां से क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज अनप्रेजेंटेड चेक। ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले मैंने किसी को चेक दे दिया। अब लेट सपोज मैंने मिस्टर वाई को चेक दिया। मिस्टर वाई को मैंने बोला कि भाई ये आपका 1,000 रुपए का चेक है और 1,000 रुपए का चेक लें और जाके अभी अपना बैंक से कैश करा लीजिएगा। जैसे ही मैंने उनको चेक दिया मैंने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन भाई वो गए नहीं बैंक चेक लेके। अब जब वो बैंक में गए ही नहीं चेक लेके तो ये बैंक से चेक निकला ही नहीं, और इसका मतलब अगर वो चेक बैंक से निकला नहीं तो बैंक में से वो पैसे माइनस हुए हुए भी नहीं हुए होंगे, और मैंने क्या किया हुआ है अपने पास से इसको क्रेडिट किया हुआ है। यानी कि ये जो चेक है इस चेक को मैं क्या बोलूंगा? अनप्रेजेंटेड चेक। यानी कि मैंने चेक दे दिया लेकिन अभी तक वो अभी तक वो चेक बैंक अकाउंट से निकला नहीं है, तो इस टाइप के चेक को क्या कहा जाएगा? अनप्रेजेंटेड चेक। अब मैंने अपने पास से तो ये 1,000 रुपए माइनस कर लिए थे, लेकिन असल में ये 1,000 रुपए बैंक से तो निकले नहीं, और अगर ये 1,000 रुपए बैंक से निकले नहीं तो फिर मैं यहां पे क्या करूंगा? वापस ऐड कर दूंगा अनप्रेजेंटेड चेक्स को। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और इनको ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा ना, ये मेरा आंसर कहलाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और ये बात याद रखिएगा कि आपके सवाल के अंदर अगर बैंक स्टेटमेंट दी हुई है तो उसका जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि बैंक स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर हुआ होगा, या बैंक स्टेटमेंट जो सवाल में दी हुई होगी उसकी जो फाइनल बैलेंस होगा, वो बैलेंस इस बैलेंस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सवाल पहले से बना के देता है और आंसर के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ना, वो पहले से आपको बना के देता है, जैसे इस तरीके से बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट।
अब मैंने आपको पीछे क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि भाई आप स्टार्ट करना बैलेंस एज पर अपडेट कैश बुक से, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या हो सकता है कि वो आपको दे देगा भाई सवाल यहां से स्टार्ट करो, अब आप इसको सॉल्व करना बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और वो आपको बैलेंस यहाँ पे लिख के दे देगा बैंक स्टेटमेंट का ये बैलेंस था। अब आप क्या करोगे, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अब आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट से वापस कहां जाना है, कैश बुक के बैलेंस पे जाना है, यानी कि यहां से यहां जाना है। तो आप क्या करोगे, जो वहां करते थे उसका रिवर्स यहां पे कर दोगे, यानी कि यहां पे आप ऐड कर दोगे uncredited डिपॉजिट और लेस कर दोगे अनप्रेजेंटेड चेक, और आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को आप बोलोगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। और ये जो आपके पास आ रहा है आंसर, ये आपकी कैश बुक, अपडेट कैश बुक का बैलेंस होगा। तो कभी कभी वो आपसे एग्जामिनर खुद ही सवाल स्टार्ट करवा देगा, कहां से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनवाते हुए आपसे वो सवाल स्टार्ट करवा देगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से शुरू कर दो, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे। बात समझ आ गई, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कैश बुक के बैलेंस से बैंक के बैलेंस में जा रहे हो तो ये पैसा तुम्हारे बैंक में तो ऐड नहीं हुआ, तो तुम इसको क्या कर लोगे, सपरेट, और ये पैसा तुम्हारे बैंक में से माइनस नहीं हुआ तो इसको वापस क्या कर लोगे, ऐड बैक, तो तुम्हारा ये बैलेंस किसके बराबर आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा। और अगर तुम बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक के बैलेंस पे जा रहे हो तो भाई जो तुम्हारा अनक्रेडिट डिपॉजिट है वो तुम्हारी कैश बुक में तो एडेड है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऐड कर लोगे, और अनप्रेजेंटेड तुम्हारी कैश बुक से माइनस हुआ है तो उसको माइनस कर लोगे, तो ये बैलेंस कहां पहुंच जाएगा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक में पहुंच जाएगा। ये सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि तुमने ये ऐड किया हुआ था और ये चीज तुमने अपने पास कैश बुक में माइनस की हुई थी, तो कैश बुक के बैलेंस से बैंक बैलेंस जाओगे तो इसको रिवर्स कर लोगे, इसको वापस क्या कर लोगे, ये जो तुम्हारे पास पैसा था, क्या कहते हैं अपना जो अनक्रेडिट डिपॉजिट था, इसको तुम क्या कर लोगे, इसको तुम लेस कर दोगे और इसको तुम वापस ऐड बैक कर दोगे ताकि तुम उस बैलेंस पे पहुंच जाओ जो बैंक का बैलेंस था। ठीक है, तो बैंक में तो ये दोनों बातें नहीं रिकॉर्डेड थी ना, तो इनको रिवर्स कर दिया, और कैश बुक में दोनों बातें रिकॉर्डेड थी तो इन दोनों को ऐड और लेस कर दिया, जो भी ऐड हो रहा है और जो भी लेस हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। डन हो गई बात यहां तक। तो अभी जो हमारा पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का लेक्चर पार्ट है ना, ये डन हो गया। अब हम लोग सिर्फ पास्ट वर्ड्स के क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे, अब इसके अंदर कुछ और सीखने को नहीं बचा है। डन।